नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण, साथ में है सिद्धार्थ जराबी जी, और आप देख रहे हैं दी लंदन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। नमस्कार सिद्धार्थ सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया दर्पण, नमस्कार। सिद्धार्थ सर, आज हम सबसे पहले सबसे लंबे चले आ रहे मुद्दे पर बात करेंगे। कितने लंबे? मतलब जहां तक आपकी याद जा सकती है तब से ही अमेरिकन ड्रीम हर भारतीय का सपना रहा है। ऑफ कोर्स स्वदेश के शाहरुख खान जैसे कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर। वैसे सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में, खासतौर पर एशिया, अफ्रीका और बाकी विकासशील देशों में भी अमेरिकन ड्रीम एक बड़ा कीवर्ड रहा है। खबर पर जाएं उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी इस अमेरिकन ड्रीम के बारे में क्या राय है। पिछले एक डेढ़ दशक दशक में और यूके से हटकर, अमेरिका से हटकर फोकस यूरोपियन कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज पर शिफ्ट हुआ है, या फिर अब भी फेवरेट अमेरिका बना हुआ, और आपका अमेरिकन ड्रीम से जुड़ा हुआ कोई नॉस्टैल्जिया रहा हो या कोई बात रही? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर हमें अमेरिकन ड्रीम को समझना है तो अमेरिकन ड्रीम का मतलब ग्रीन कार्ड, और ग्रीन कार्ड के रास्ते में जो वीज़ा कैटेगरीज हैं उनमें से H1B एक बहुत बड़ा वीज़ा है, जिसके चलते लाखों की संख्या में भारतीय मूल के लोगों को वहाँ जाके काम करना, नौकरी पेशा, जीवन एक प्रकार से नए ढंग से शुरू करने का अवसर मिला है। और वित्तीय वर्ष 2021 में जो एक बड़ी बात निकल के आ रही है कि जो H1B वीजा है, इनकी संख्या जो दी जा रही है वो बढ़ गई है। और अगर हम 5 वर्ष का के आंकड़े देखें तो 2017 में और 2021 में लगभग लगभग 5 परसेंटेज पॉइंट की बढ़ोतरी है। 92.6 से 97.3 तक इंक्रीज हुई है। और इसके बीच में ये जो अप्रूवल रेट थी ये 84% के आसपास गिरी थी। और ये क्यों गिरी थी, उसकी वजह डोनाल्ड ट्रंप थे। आपको ध्यान में होगा कि उस समय के जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, उन्होंने इमिग्रेशन को लेके एक सख्त रवैया अपनाने का प्रयास किया, और वो अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी और वहाँ के लोगों को, अमेरिका के जो मूल निवासी एक प्रकार से हैं, उनको नौकरी, रोजगार और वहाँ की सुविधाओं के लिए प्रेफरेंस देने के लिए बात करते थे। किया कितना, ये अलग विषय है, दूसरी बारी चुन के भी नहीं आए, बट एक डायरेक्ट कोरिलेशन थी उनके कार्यकाल राष्ट्रपति की और जो ये H1B वीजाज की इशुएंस में इतनी बड़ी एक गिरावट हुई है। और एक प्रकार से ये इस विषय पे आखिरी जो मैं चीज जोड़ना चाहता हूँ कि जो बाइडेन के आने के बाद जो ये अप्रूवल रेट है, ये पिछले, मैंने आपको 4-5 साल का आंकड़ा बताया, बट अगर उससे और भी पीछे जाएं तो लगभग लगभग 2010-11 के बाद ये सबसे बड़ी इस बारी वीजा इशुएंस हुई है अमेरिका द्वारा। और ये जो वीजा इशू हुए हैं, ये इसकी मोटी मोटी अगर आप संख्या देखें तो हर चौथे पांचवे एप्लीकेंट को ये वीजा मिला है। पूरी संख्या लगभग 4 लाख एप्लीकेशंस की थी और 85,000 वीजा का कोटा था। आप खुद इसका अनुमान कर सकते हैं कि ये कितना एक वीजा अप्रूवल के लिए होड़ थी। और ये पैंडेमिक कोरोना के समय है, जबकि वर्क फ्रॉम होम और आवाजाही कम हो गई है। और एक जो अमेरिकन कंपनीज पैंडेमिक के बाद, पहले तो बहुत दूसरी कंट्रीज से अच्छा टैलेंट अपने पास अमेरिका में हेडक्वार्टर्स में बुलाते थे, उसके बहुत सारी लाभार्थी इंडियन कंपनीज में भी जो हमारे देश के लोग कार्यरत थे, उनको इसका फायदा हुआ है। पैंडेमिक के दौरान ये जो एक ट्रेंड थी ये काफी हद तक कम हुई, अब फिर से आई है। और डेमोक्रेटिक शासन जो बाइडेन राष्ट्रपति के समय ये फिर से एक बारी वीजा इशुएंस बढ़ी है। शुक्रिया, आपने लगभग सारे ही फिगर्स बता दिए जो यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने जारी किए थे।
आपने हालांकि इस सवाल का उत्तर दे दिया, लेकिन स्पेसिफिकली फिर भी पूछना चाहूंगा, क्या इसके लिए HIV वीजा पाने वालों को जो बाइडेन को धन्यवाद करना चाहिए? पूरा किस्सा डिमांड एंड सप्लाई का है, हालांकि आप उसको छू चुके हैं, लेकिन स्पेसिफिकली पूछे हैं, दोनों ही चीजें हैं। देखिए, जो आपने विषय पूछा इसमें दूसरी जो बात जोड़ने योग्य है, और ये भी एक प्रकार से कोरोना और उसके परिणामों में से एक पॉजिटिव परिणाम है। हम्म। दुनिया भर में और खासकर अमेरिका में जो तकनीकी दृष्टि से और नई तकनीकें, डिजिटल टेक्नोलॉजी के अडॉप्शन में सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से है। हम्म। पैंडेमिक आने के बाद एकदम से शिफ्ट हुआ है डिजिटल टेक्नोलॉजीज के लिए। हम्म। और वो क्यों हुआ? क्योंकि खाने से लेके बहुत सारी चीजों की कंप्लीटली डिजिटल डिलीवरी शुरू हो गई। रेस्टोरेंट बंद हुए तो लोगों ने सप्लाई घरों में डायरेक्टली डिलीवर करने का एक प्रथा शुरू हुई है। स्टडी फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेज हैज बिकम स्टडी फ्रॉम होम। हम्म। वर्क फ्रॉम होम के कारण तकनीकी काफी डिमांड बढ़ी है, कई आइटम्स की डिमांड बढ़ी है, लैपटॉप, हेडफोन, वाईफाई, ज्यादा अच्छी क्वालिटी की बैंडविड्थ, एक के बदले दो दो कनेक्शन। हमारे आम व्यक्ति के, कामकाजी व्यक्ति के जीवन में बहुत डिजिटल परिवर्तन और डिजिटल अडॉप्शन इंक्रीज हुआ है। और इसके कारण एक बड़ी संख्या में जो तकनीकी एम्प्लॉयज हैं, जो टेक्निकल एम्प्लॉयज हैं, जिनके पास इंजीनियरिंग स्किल्स हैं, सॉफ्टवेयर स्किल्स हैं, इनकी बहुत डिमांड बढ़ गई। तो कुल मिला के जो ये एक बहुत बड़ी डिमांड है टैलेंट की, हम्म। टेक्नोलॉजी टैलेंट की, इस किल्लत की दृष्टि से भी हमें इस विषय को समझना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रथा रही है। अमेरिकन कंपनीज दुनिया भर से बेस्ट टेक्नोलॉजी टैलेंट को हर वर्ष ले जाते हैं, और हमारे यहाँ पे IIT से, बाकी बड़ी संस्थाओं से जो बहुत बढ़िया ग्लोबल वर्ल्ड क्लास शिक्षित लोग निकल के आते हैं, उनका फायदा ये कंपनीज उठाती हैं। उनको अच्छी सैलरीज, अच्छा लाइफस्टाइल, बढ़िया उनको अमेरिका में रहने का एक जो ड्रीम है वो पूरा कर देती हैं। और ये साल दर साल चलता रहता है। भारत में अमेरिका के बनिस्पत इंजीनियरिंग और बाकी हायर एजुकेशन बहुत सस्ती है, तो इसका फायदा अमेरिकन कंपनीज लेती हैं। और अगर उनका बस हो, अमेरिकन कंपनीज का, जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डिजिटल में, अगर उनका बस चले तो वो तो कई लाखों में हर साल वीजा इशू करवाना चाहेंगे। ये तो राजनीति के कारण थोड़ा बहुत वीजाज पे कैप और लिमिटेशन लगती है। आप सर जब ये भारत के डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे थे, एप्स वगैरह की बात कर रहे थे, तो इंटरेस्टिंगली आज जो था सत्यम के घोटाले का पता चला था। तो वो मैं खबर पढ़ रहा था कि Y2K के दौर में और 90s के दौर में कैसे अमेरिका में चीजें खुली और कैसे भारत एक IT हब के रूप में स्टेब्लिश हुआ। खैर, चलते हैं दूसरी खबर की ओर। दूसरी खबर पेटीएम से जुड़ी हुई है। भारत में लाखों कंपनीज हैं और इनमें से हजारों शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं, लेकिन हम बात स्पेसिफिकली पेटीएम की क्यों कर रहे हैं, और वो भी इसी नहीं, पिछले कई एपिसोड में कर चुके हैं। कारण कई हैं। नोटबंदी के बाद से ही कुछ सबसे हैपनिंग कंपनियों में से एक हो गई थी। वो एक पेज का विज्ञापन सबको याद होगा। प्लस नोटबंदी के 5 साल हो चुकने पर इसका IPO लॉन्च हुआ, तो फिर यह खबरों में आई, अब की बार बुरी कारणों से। और वो कारण हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अब आज इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कंपनी के 3 सीनियर एग्जीक्यूटिव इस्तीफा दे चुके हैं। यूं पिछले 2 सालों में कंपनी छोड़ने वाले वरिष्ठ लोगों की संख्या 7 जा पहुंची है। कहते हैं कि कंपनी की सबसे अच्छी जानकारी उसके कर्मचारी को होती है, जब इतने बड़े कर्मचारी हैं। तो मेरा सवाल यह है आपसे कि क्या पेटीएम में लंबे समय से कुछ ऐसा चल रहा है जो फिशी लगता है, या फिर एक ये नियमित प्रक्रिया है, पुराने लोग जॉब छोड़ के जाते हैं, नए ज्वाइन करते हैं ऑल? देखिए, शायद ये कहना कि कुछ फिशी है इसलिए लोग छोड़ रहे हैं, ये तो ज्यादती होगी। इस प्रकार की कोई, इस खबर में कोई ऐसा इशारा भी नहीं है, और शायद ये कहना और इसकी जानकारी मिलना भी मुश्किल। असंभव है, जी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई फिशी बात है। पेटीएम काफी बड़ी कंपनी है। हमारे पास ये आंकड़ा नहीं है अभी कम से कम इस चर्चा में कि कितनी उनकी एम्प्लॉयज की संख्या है, बट ये जरूर आपने सही बात कही है कि इनमें से
जो जिनकी 3 लोगों की रेजिग्नेशन की अभी खबर आई है अलग-अलग समाचार साधनों पे, वो सीनियर लोग हैं। तो लोगों का नौकरी से जाना और ज्वाइन करना प्राइवेट सेक्टर में सरकार के कंपैरिजन में बड़ा एक डिफरेंट सिस्टम चलता है। ये जरूर बात है कि पेटीएम का एक बहुत बड़ा आईपीओ हुआ और उस आईपीओ का प्रभाव हमारे भारतीय शेयर बाजार पे भी काफी हद तक पड़ा है। परंतु मुझे लगता है कि हमें इस विषय को ऐसे समझना चाहिए कि पेटीएम में अब आईपीओ के बाद और जो चेंजेस हुई हैं और जो एक एक्सपेक्टेशंस हैं डिलीवरी की, उसमें परफॉर्मेंस और पब्लिक परसेप्शन और इन्वेस्टर रिलेशंस, इसमें बहुत सारे विषय जुड़े हुए हैं। और इन सब विषयों को ध्यान में रखते हुए मेरा मानना है कि ये हो सकता है कि उन विषयों से जुड़ा हुआ डिपार्चर हो। कंपनी इस बारे में जब ज्यादा जानकारी देगी या ये लोग खुद बात करें कि क्यों छोड़ा, तब इस पे कोई हम ज्यादा और टिप्पणी दे पाएंगे। फिलहाल के लिए मेरा ये मानना है कि पेटीएम का साइज ध्यान में रखते हुए और जिस तेजी से उसने ग्रोथ दिखाई नोटबंदी के बाद, उस दृष्टि से मेरा मानना है कि इतनी फास्ट ग्रोइंग और इतनी बड़ी कंपनी में कई बारी आना जाना कर्मचारियों का लगा रहता है। जी बिल्कुल, और मैं भी ये मानता हूं कि कम से कम इस वक्त हमको खबर को फेस वैल्यू पे ही लेना चाहिए, जितनी है उतनी ही लेनी चाहिए, क्योंकि ये अब लिस्टेड कंपनी है और लिस्टेड कंपनी बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट होती है, काफी हद तक ट्रांसपेरेंट होती है। तो ऐसा कुछ होगा तो शायद मार्केट को या हमें पता चल ही जाएगा। चलते हैं तीसरी खबर पर। अभी कुछ दिनों पहले हमने खर्चा पानी में इस विषय पर बात की थी कि पीएम मोदी हर सेक्टर की कंपनीज के सीईओ से मिले और कारण था बजट की तैयारी। तो ऐसी ही प्री बजट मीटिंग वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की और अर्थशास्त्रियों के बीच हुई है बैठक। इसमें अर्थशास्त्रियों ने बजट को लेकर कई सजेशंस दिए। कई बेसिक सवाल तो इन प्री बजट मीटिंग्स को लेकर आप पहले भी दे चुके हैं। ये जो अर्थशास्त्रियों के सजेशंस हैं, जैसे कि टैक्स को लेकर घटाना बढ़ाना नहीं, तो और क्या क्या सजेशंस हैं और कितने इन पर कितना हम काम कर सकते हैं और कितना असरकारक होंगे? देखिए, जिस खबर का आप हवाला दे रहे हैं और उसमें जो ये कहा जा रहा है कि फिस्कल करेक्शन कोई बड़ी संख्या में ना की जाए, पहले तो हम ये विषय समझ लें कि ये क्या है, और ये कई लोग कह रहे हैं और ये खबर के माध्यम से हम एक बड़ा विषय डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, कोरोना से जूझ रहे हुए भारत देश को 2020 लगभग मार्च से कोरोना के प्रभाव से जूझ रहा है और 2021 भी पूरा निकलते निकलते फिर से ओमिक्रॉन का डर फैल गया है। अब जो अगला बजट आएगा, ये अगले वित्तीय वर्ष के लिए एप्लीकेबल होगा, अप्रैल 1 2022 से 31 मार्च 2023 तक। जी। तो ये जो चर्चा हुई है वित्त मंत्री की, ये उन 12 महीनों में भारत सरकार कितना पैसा खर्चे और किन किन क्षेत्रों पे ज्यादा खर्चे, ये उसके मैक्रो इकोनॉमिक परिप्रेक्ष्य की में बात हुई है। वर्तमान के समय में खर्चा सरकार ज्यादा करे और वो खर्चा ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए, गरीब तबके के लिए, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, और भी इस प्रकार से जो हमारी सोसाइटी के सेक्शंस जो इम्पैक्ट हुए थे कोविड से, उनके लिए है। और जो अर्थशास्त्री हैं और बाकी विशेषज्ञ हैं, उनका ये लगातार इस साल कहना रहा है कि भारत को अपने फिस्कल डेफिसिट को ही रोकने का एक जो फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट है, केवल उसके हार्ड एंड फास्ट रूल्स को नहीं, उससे आगे देखना चाहिए। और वो रिलैक्सेशन हुई है, पिछले 2 साल से हम लगातार रिलैक्सेशन चल रहे हैं। हमारा जो एक्चुअल फिस्कल डेफिसिट है वो टारगेट से काफी अधिक है और ये तयशुदा नीति के अंतर्गत है। नॉर्मली जब किसी भी अर्थव्यवस्था में फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है, और फिस्कल डेफिसिट को सरलता से समझें तो जो सरकार की कमाई और उसके खर्चे में जो गैप है, वो सरकार बाहर से पैसा कर्जा पे लेके अपना पूरा करती है, क्योंकि सरकार को तो खर्चा पूरा अपना करना ही होता है। और भारत सरकार बहुत बड़ी सरकार है और बहुत बड़ा बजट है और बहुत प्रकार की
स्कीम्स हैं और स्कीम पे स्कीम लाते रहते हैं। और हम केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, अगर राज्यों के बजट की तरफ नजर मारें तो वहां भी इसी प्रकार का हाल है। दिल्ली एक समय में रेवेन्यू सरप्लस स्टेट होता था, कोविड के बाद उसको भी काफी घाटा झेलना पड़ा। उसके चलते दिल्ली ने शराब पे आप जानते हैं कि टैक्सेस कैसे बढ़ाए। अभी रिसेंटली नई एक्साइज पॉलिसी लाई है जिससे और दुकानें डल के और रेवेन्यू आए। ये मैंने एक उदाहरण के नाते आपको दिल्ली का बोला, बाकी राज्यों ने भी ऐसा किया है। पेट्रोल दूसरा उदाहरण है कि जहां पे केंद्र और राज्य सरकारों ने जितना निचोड़ सकते थे वो किया है। और आम नागरिक के लिए ये साल अगर हम सुर्खियों की दृष्टि से कहें तो तेल का खेल रहा है एक प्रकार से। जितना तेल को लेके निचोड़ा गया है आम नागरिक को पेट्रोल डीजल प्राइसेस टैक्सेशन पे, और आधे से अधिक पर लीटर प्राइस आप अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के टैक्सेस से भरते हैं। ये सच्चाई भी हमारे देश के नागरिक सब अच्छी भली भांति परिचित हैं उससे। इसलिए अगले वर्ष 12 महीनों के लिए ओमिक्रॉन की वेव ना आवे, उसको भी अगर हम बात को जोड़ते हुए कहें तो भारत सरकार को काफी हद तक खर्चा करते रहना पड़ेगा। और ये क्षेत्र कौन से होंगे खर्चे के लिए, ये एक आखिर में बात जोड़ दूं। हेल्थ केयर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जैसे हमें कोविड ने सिखाया, सेकेंड वेव ने सिखाया कि बहुत ज्यादा हेल्थ केयर की आवश्यकता है। दूसरा, एजुकेशन का बहुत बड़ा खर्चा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए जब स्टडी फ्रॉम होम भी रहा तो उस टाइम मुझे ध्यान है एक विषय अपन ने उठाया था कि कई लोग विद्यार्थी तो ऐसे हैं जिनके घर में लैपटॉप या कंप्यूटर है, बैंडविड्थ है, आईटी है, पर सरकारी स्कूल में और कई निजी स्कूल्स में भी ऐसे गरीब विद्यार्थी हैं जिनके पास पूरे कपड़े या किताबें नहीं होती, लैपटॉप तो बहुत दूर की बात है। तो उनकी पढ़ाई का ध्यान कौन रखेगा? तो उनके लिए खास विशेष कुछ हुआ नहीं। तो अगर ऐसे विद्यार्थियों का ध्यान रखना है तो उनके लिए आपको कुछ ना कुछ आईटी का प्रावधान करना पड़ेगा। तो हेल्थ केयर, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, मनरेगा, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जिस पे आपको खर्चा करता रहना पड़ेगा। साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पुल, बंदरगाह, एयरपोर्ट और कारखाने, जिनसे नौकरियां मिलेंगी। नहीं तो जॉबलेस ग्रोथ होती रहेगी। केवल आईटी पे, स्टार्टअप पे, फिनटेक पे बहुत ज्यादा जॉब ग्रोथ नहीं मिल सकती जितनी संख्या है भारत में लोगों की जो नौकरी चाहते हैं। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार को अगले वित्तीय वर्ष भी खुला खर्चा करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा अपना खर्चा कम करने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा देश के नागरिक का है। सरकार तो केवल हमारे बिहाफ पे अर्थव्यवस्था को चलाती है। ये इस खबर में से मोटी मोटी बात निकल के आती है। आपने एक बढ़िया बात कही है, बहुत बड़ा कोइंसिडेंट है। आपने कहा था कि इस साल का जो नाम है, अगर फाइनेंशियल चीजों को रखा जाए तो तेल का खेल रख दिया जाए। और इंटरेस्टिंगली हम इसी नाम से एक सीरीज करने वाले थे, वो डिले हो गई। आपको पता है किस तरीके से काम चलता है। बहरहाल, ये जो आपने अंत में बात कही कि खुला खर्चा करना पड़ेगा लेकिन फिजिकल डेफिसिट पे भी ध्यान देना पड़ेगा, इस वक्त क्राइसिस मैनेजमेंट का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।